हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीएफटी के जो अनुप्रयोग हैं। सीएफटी के आधार पर हम संकुल यौगिकों के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि ज्यामिति की, और ज्यामिति के बाद में हमने जो दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन किया था वो था इनका चुंबकीय गुणों के मान की गणना करना। अब देखो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे अपन ज्यामिति की बात करते हैं सीएफटी कैसे एक्सप्लेन करती है, तो एक्चुअल में जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि हमने ये कहा था, पहला पॉइंट क्या था, ज्यामिति की व्याख्या, ज्यामिति की व्याख्या, और दूसरा पॉइंट क्या था, चुंबकीय गुणों के मान, चुंबकीय गुणों की व्याख्या, चुंबकीय गुणों की व्याख्या। ये दो पॉइंट अपन ने मेंशन किए थे। आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है, ठीक है। अब ज्यामिति की व्याख्या में हमने कहा था कि जो अष्टफल के संकुल होते हैं, क्योंकि हम उसमें 6 लिगेंड्स होते हैं, रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है लिगेंड्स के आने की वजह से, परिणाम स्वरूप उसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो बढ़ जाती है, और स्प्लिटिंग के आधार पर हम उनकी ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हैं कि वो आंतरिक डीकक्षक भाग लेंगे संकरण में या बाह्य डीकक्षक भाग लेते हैं। जबकि चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय यौगिकों के लिए हमने भी ये मेंशन किया था, दो उनके लिए कंडीशंस की बात की थी। सीएफटी ये कहती है कि अगर चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय यौगिकों का निर्माण करना है तो आपको कुछ स्पेशल केसेस या स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे हम बात करते हैं चतुष्फलकीय के लिए, तो उसमें हमने कहा था कि उसमें दुर्बल लिगेंड आते हैं, और वर्ग समतलीय की बात करते हैं तो उसमें D8 कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमने वो चीज़ मेंशन की थी। अब बात आती है कि एक्चुअल में कुछ स्टूडेंटों की प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम इसमें अष्टफलकीय की व्याख्या करते हैं, लिगेंडों की जो अप्रोचनेस है वो किस तरह से बढ़ाते हैं। तो हमने ये कहा था कि जब अष्टफलकीय संकुलों की बात की जाती है तो अष्टफलकीय संकुलों में जो लिगेंड्स हैं वो कहाँ से आते हैं, ऑन द एक्सिस आते हैं। इसको हमने एक्स एक्सिस माना है, इसको अपन ने वाई एक्सिस माना है, और इसको हम जेड एक्सिस मान सकते हैं, ये रही जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्चुअल में जो लिगेंड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब लिगेंड्स जहाँ है, या ये कहें कि जो धातु धनायन के जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल, वो एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो एक्सिस से ही धातु की जो और धातु आयन है उसके डी कक्षक विद्यमान है, और एक्सिस के थ्रू ही वो क्या रहे हैं, लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। उन दोनों में क्या होती है, एक प्रभावी टक्कर होती है, या कहीं रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा प्रतिकर्षण होने की वजह से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो जितने ज्यादा लिगेंड्स होंगे, जितने ज्यादा लिगेंड्स सीएमआई की तरफ अप्रोच करते हैं, उस वजह से उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो उतने ही ज्यादा प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, परिणाम स्वरूप उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, स्थायी यौगिकों का निर्माण वो करते हैं। लेकिन चतुष्फलकीय की बात करते हैं तो चतुष्फलकीय में हमने कहा था कि जो लिगेंड्स हैं वो कॉर्नर पर हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल्स हैं वो कॉर्नर्स पे हैं, लेकिन जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वो इन बिटवीन कॉर्नर्स करते हैं, या ये कहें इन बिटवीन एक्सिस करते हैं। तो इन बिटवीन एक्सिस या इन बिटवीन कॉर्नर्स करने की वजह से वो क्या करते हैं, रिपेल नहीं हो पाते, परिणाम स्वरूप उसमें स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। स्प्लिटिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग भी नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होने की वजह से वो क्या करते हैं, कम स्थायी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब चतुष्फलकीय के लिए हम ये मेंशन करते हैं कि जैसे हमने ये मेंशन किया है, चतुष्फलकीय के लिए कितने लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, केवल 4 लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, और वो 4 लिगेंड्स कहाँ हो सकते हैं, हमने कहा कि इसके कॉर्नर्स पे हैं 1, 2, 3 और ये 4। अब देखो, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको अल्टरनेट में लिगेंड्स नजर आएंगे। देखो, इस कॉर्नर पे है, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। मतलब ये है कि हम एज्यूम करते हैं कि जैसे मान लो कोई रूम में हम बैठे हैं, कोई ऐसे कोई डिब्बा है जिसमें 8 कोने हैं, तो 8 कॉर्नर में से जस्ट आमने सामने वाले कॉर्नर है, जैसे हम विकर्ण का निर्माण करते हैं। तो विकर्ण का निर्माण कैसे करेंगे, एक फलक ले लीजिए, हमने ये फलक मानी है कि जैसे मान लो जिस रूम में हम बैठे हैं उसके सामने वाली ये दीवार है, तो उसमें 2 कॉर्नर हो गए। इस तरह से अपन ये जो पीछे वाली जो आपको वॉल दिखाई दे रही है, पीछे वाली,
उसमें ये 2 कॉर्नर हो गए। ऐसे ही हम सामने वाले की बात करते हैं, बिल्कुल आपकी तरफ जो आपके जस्ट, अब जैसे मैं यहाँ पे सामने हूँ तो मेरी बैक साइड में जो भी वॉल होगी उसमें विकर्ण कहाँ से बनेगा, जैसे हमने एज्यूम किया है 1 2 3 और 4, इस तरह से एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। इस स्क्वायर में एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, इसका विकर्ण बन रहा है। लेकिन इस विकर्ण से ये विकर्ण बनेगा, तिरछा विकर्ण बनेगा इस फलक पे, और जो नीचे अपन ने फलक माना है या ये जो कॉर्नर माना उससे ये विकर्ण बनेगा। तो इस तरह से अपन को 4 एज्यूम करने, और जो ये है वो इससे इस तरफ विकर्ण बनेगा। तो विकर्ण वाले जो कॉर्नर हैं वहां पे लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो अप्रोच करते हैं जब इसमें सीएमआई के साथ बॉन्डिंग करते हैं लिगेंड्स, तो वो अप्रोच करते हैं इन बिटवीन एक्सिस। अपन ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस से इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये एज्यूमनेशंस की बात आती है कि आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है कि जो कॉर्नर्स हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट ये समझिए आप कि ज्यामिति के हम कहते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ेंगे, जैसे अष्टफलके में 6 हैं, चतुर्थफलके में 4 हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ने से प्रतिकर्षण बढ़ेगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। स्प्लिटिंग ज़्यादा होने की वजह से उनमें क्या होगा, गैप बनेगा, गैप बनेगा तो पेयरिंग करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और पेयरिंग वाले स्पीसीज हमेशा स्टेबल होती है। इस तरह से हम ज्यामितीय गुणों की व्याख्या करते हैं। इसके बाद चुंबकीय गुणों की व्याख्या, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। स्प्लिटिंग जब होती है, लिगेंड्स की बात करते हैं कि किस तरह से लिगेंड्स यहाँ पे मेंशन होते हैं, तो दोनों ही चीज़ों में अपन को क्या चीज़ ध्यान रखनी थी, एक तो नंबर ऑफ लिगेंड्स ध्यान रखना होता है, और दूसरा है नेचर ऑफ लिगेंड्स। यही चीज़ अपन ने मेंशन की थी कि एक तो आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंडों की संख्या चेक करनी है कि जितने ज़्यादा लिगेंड्स होंगे प्रतिकर्षण ज़्यादा, स्प्लिटिंग ऊर्जा ज़्यादा, स्थायी यौगिकों का निर्माण। दूसरा नेचर ऑफ लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है स्प्लिटिंग ज़्यादा करवाता है, पेयरिंग करवा देता है, स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। इसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट था वो था रंगों की व्याख्या। रंगों की व्याख्या, और रंगों की व्याख्या के लिए सीएफटी ने 2 थ्योरीज बताई हैं कि कैसे हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम रंगों की व्याख्या कर सकते हैं। कि वास्तव में जो कलर कॉम्प्लेक्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, वो 2 रीजन की वजह से होता है, और वो रीजन कौन कौन से हैं। पहला रीजन है डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण, और दूसरा होता है सीटीएस। सीटीएस मीन्स चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात अपन करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं डीडी ट्रांजिशन की। जब अपन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो उसमें सबसे सिंपलेस्ट कंसेप्ट आता है डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन एक्चुअल में है क्या, वीबीटी ये कहती है कि जो संकुल यौगिकों के निर्माण के समय जब लिगेंड धातु आयन या परमाणु के पास आती है तो इससे क्या होता है कि जो समान ऊर्जा के जो डी कक्षक होते हैं, सीएमआई है उसकी तरफ लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो जो धातु के जो डी कक्षक हैं समान ऊर्जा के, जिसको हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं, वो क्या होंगे, वितरित होते हैं, उनमें विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है, और विभाजन से वो T2G और EG कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें अपन ये कहते हैं निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक होते हैं, जबकि उच्च ऊर्जा के EG कक्षकों में वो विभाजित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल होंगे, निम्न ऊर्जा के कक्षकों में होंगे, तो T2G कक्षकों में जाते हैं। वो T2G कक्षकों में जाने के बाद वो क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। ऊर्जा के अवशोषण से वो एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होकर जो निम्न ऊर्जा के डी कक्षक है उससे क्या करते हैं, ट्रांजिशन करके उच्च ऊर्जा कक्षकों में, मतलब T2G से कहाँ जा रहे हैं, EG कक्षकों में वो चले जाते हैं। EG कक्षकों में जाने के बाद
क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, ऊर्जा का मान ज्यादा हो गया, ज्यादा होने से वो अस्थायी है, परिणाम स्वरूप वो वापस क्या करते हैं, रिवर्ट होते हैं, वापस लोअर एनर्जी के जो T2G ऑर्बिटल होते हैं उसमें ट्रांजिस्ट होते हैं, वो वापस संक्रमित होते हैं। इस पूरी घटना में जब निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा के EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो दृश्य क्षेत्र के प्रकाश से या दृश्य प्रकाश क्षेत्र से वो क्या करते हैं, तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब करते हैं, वो उस ऊर्जा की आवृत्ति को एब्जॉर्ब करता है, तभी तो वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्षकों में प्रवेश करता है। इसके बाद वो जैसे ही अस्थायी होता है वापस इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ेगा उसको, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक में आता है, तो उस दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जन कर रहा है उसके परिणाम स्वरूप हमें संकुल आयनों के जो कॉम्प्लेक्स हैं, उनके जो विलयन हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब d ऑर्बिटल से d में इलेक्ट्रॉन जाता है और वापस आता है, इस पूरी घटना चक्र को कहा जाता है dd संक्रमण। हम उसके लिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है TiH2O का होल 4। सबसे पहले अपन किसको मेंशन कर रहे हैं, dd ट्रांजिशन को। ओके, dd ट्रांजिशन को पढ़ते हैं, इसके बाद चेक करेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है TiH2O का होल 6+3। अब अपन को ये पता है कि जो टाइटेनियम होता है 22वें परमाणु क्रमांक नंबर पर उपस्थित होता है, जब इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है 3d2 4s2। यस, तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइटेनियम की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d2 4s2। इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसमें जो टाइटेनियम की जो संयोजकता होती है, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 में है, टाइटेनियम +3 में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन S से और 1 इलेक्ट्रॉन D से बाहर चला जाता है, तो कंडीशन क्या रह जाएगी 3d1 4s0। अब यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो समभ्रंश कक्षक CF की अकॉर्डिंग बात करते हैं। CF क्या कहती है कि जो समान ऊर्जा के जो 5 कक्षक होते हैं वो स्प्लिट होते हैं, विभाजित होते हैं, और कक्षकों में विभाजित होकर निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर पर। निम्न ऊर्जा के कौन से होते हैं T2G और उच्च ऊर्जा के EG। स्प्लिट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमने स्प्लिट किया और ऊर्जा स्तरों में कन्वर्ट हुआ। उच्च ऊर्जा वाले तो हैं EG और निम्न ऊर्जा वाले हैं T2G, यही होते हैं। अब हमने ये माना है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया है। अब यहाँ फिल करने के बाद उच्च ऊर्जा के कक्षकों में फिल होता है, निम्न ऊर्जा में पहले निम्न ऊर्जा की भी जाएगा, ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ T2G ऑर्बिटल्स में आ गया। इस घटना में T2G और EG के बीच में यहाँ पे एक रीजन होता है जिसको अपन कहते हैं विजिबल रीजन। कौन सा है, विजिबल रीजन, दृश्य क्षेत्र होता है यहाँ पे, दृश्य क्षेत्र। ओके, इस दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा और ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षकों में ट्रांसफर होता है, या ये ट्रांजिस्ट होता है, संक्रमित होता है। इससे होगा क्या, ये T2G वाले हैं और ये ऊपर वाले कौन से EG और ये T2G और ये EG। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था ऊर्जा अवशोषित करके कहाँ गया, उच्च ऊर्जा स्तर में, तो साथ ये यहाँ मान लेते हैं क्योंकि ये यहाँ आ गया। अब क्या है उसके पास, ऊर्जा का मान ज्यादा है, ऊर्जा का मान ज्यादा होने की वजह से वो अस्थायी हो जाएगा। स्थायी होने के लिए वो वापस क्या करता है, ऊर्जा को उत्सर्जन करता है, और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वापस वो किसको क्रॉस करता है, विजिबल रीजन को क्रॉस करता है, और विजिबल रीजन को क्रॉस करने के लिए फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन करना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाता है। तो देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, पहले उच्च ऊर्जा कक्षकों में मूव कर रहा है, इसके बाद वो वापस अस्थायी होने की वजह से वापस मूव करके कहाँ आ रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। इस पूरी घटना में देखो इलेक्ट्रॉन इस दृश्य प्रकाश क्षेत्र को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, 2 बार क्रॉस कर रहा है। एक बार निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए, एक बार उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न ऊर्जा स्तर पर आने के लिए। तो इस पूरी घटना में
डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में ही क्या कर रहा है, संक्रमित हो रहे हैं और वापस उच्च ऊर्जा से निम्न में। तो इस घटना को कहा जाता है डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण, कि डी कक्षक से एक डी कक्षक से निम्न डी कक्षक से उच्च ऊर्जा डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण और वापस पुनः अपनी स्थिति में आना डीडी संक्रमण कहलाता है। अब हमने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में वो क्या करते हैं, इस विजिबल रीजन से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करके वो क्या करते हैं, अपोज कलर जनरेट करते हैं। ध्यान रखना, जो कलर जिस तरंग दैर्ध्य को वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य को वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसका जस्ट उल्टा कलर दिखाई देता है हमको, उसका जस्ट पूरक रंग दिखाई देता है। ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ से इस पूरी घटना में डीडी संक्रमण है। तो यहाँ पे अगर इस कंपोनेंट की बात करें तो एक्चुअल में यह हरे रंग को एब्जॉर्ब करता है, हरे रंग की तरंग दैर्ध्य को, हरे रंग की तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कर रहा है ये हरे रंग की, लेकिन एक्चुअल में हरा रंग दिखाई नहीं देगा, हरे रंग का जस्ट उल्टा कलर आपको दिखाई देता है। तो हरे रंग का जो कप्लीमेंट्री कलर होता है तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, लेकिन विलयन का रंग, विलयन का रंग लाल बैंगनी नजर आता है या प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब ये है कि जो TiH2O का होल 6+3 कॉम्प्लेक्स है, इसका रंग कैसा है, लाल बैंगनी। लाल बैंगनी क्यों हुआ है, क्योंकि यह हरे रंग की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, लेकिन विलयन का रंग लाल बैंगनी प्रदर्शित होता है। क्यों होता है, रीजन बताया हमने, उसका कप्लीमेंट्री कलर। तो पहला रीजन दिया है कि रंगों की व्याख्या के लिए क्या करना है हमको, डीडी ट्रांजिशन की घटना प्रदर्शित कर सकते हैं मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन डीडी ट्रांजिशन की घटना केवल वे ही कॉम्प्लेक्स प्रदर्शित करते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जो डीडी ट्रांजिशन को घटित नहीं करते। मतलब अगर डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा मॉलिक्यूल में तो हो सकता है कि वह यौगिक कैसा हो, रंगहीन हो, कलरलेस हो। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, हमने कहा स्कैंडियम +3, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें, पेयरिंग की बात करें, नहीं है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। परिणाम स्वरूप ये क्या करता है, डीडी ट्रांजिशन की घटना नहीं प्रदर्शित करता। इसलिए कहा जाता है कि स्कैंडियम के जो भी संकुल होते हैं वो +3 वाले, स्कैंडियम +3 वाले जो भी संकुल होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। ऐसे ही टाइटेनियम +4 की बात करते हैं, टाइटेनियम +4 भी क्या होता है, एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि इसके आधार पर हम बात करते हैं Zn+2, Zn+2 भी क्या है, कलरलेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये हुआ है कि ऐसे यौगिक जिनमें D0 या D10 विन्यास उपस्थित होता है वो कैसे होंगे, रंगहीन होते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, D0 हो या D10 हो, यौगिक कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। ये ध्यान रखना अपन को। अब बात करते हैं कि वास्तव में किस तरंग दैर्ध्य को वो एब्जॉर्ब करते हैं और कैसे वो प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक कप्लीमेंट्री कलर साइकिल की बात करते हैं। हम उसको प्रदर्शित करते हैं कि कौन सी तरंग दैर्ध्य को वो एब्जॉर्ब करते हैं और किस तरह का वो रंग प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो यहाँ से आप एक छोटा सा पॉइंट मेंशन अपन करेंगे, कम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। कलर साइकिल की बात अपन करते हैं। कप्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया पूरक रंग चक्र। मतलब जिस तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करेगा उससे जस्ट अपोज कलर दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे अपने रखा येलो कलर है,
येलो का जो बिल्कुल कलर होता है उसको जस्ट विपरीत आता है वोयलेट कलर, या अपन वोयलेट की जगह अपन कह सकते हैं पर्पल कलर। कौन सा कलर आता है? पर्पल। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रीन के लिए, तो ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, यहाँ पे आप इसको इस तरह से मेंशन कीजिए, इधर ना हो कि ग्रीन थोड़ा इधर होता है। ग्रीन है, ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है रेड। तीसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ऑरेंज, और ऑरेंज कलर किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है? ब्लू का। ये एक चक्र होता है, तो समझना, येलो कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है पर्पल, ग्रीन का है रेड, ब्लू का है ऑरेंज। अब बात करते हैं कि जो इनके इंटरमीडिएट ये जो स्पेस है, यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो येलो और ऑरेंज के बीच का जो रीजन होगा वो कौन सा होगा? येलो ऑरेंज होगा, जबकि यहाँ पे ब्लू पर्पल कलर हो जाता है, तो वो इनका कॉम्बिनेशन चलता है। इस प्रकार हम जो भी कलर एब्जॉर्ब करते हैं उसका पूरक रंग दिखाई देगा। वो पूरक रंग कौन सा हो सकता है? तो ग्रीन है। तो अप्रोक्सीमेट हम जो अभी थोड़ी देर पहले अपने एग्जांपल की बात की है टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स के लिए, वहां पे हमने ये मेंशन किया था कि वो हरे रंग की तरंग को एब्जॉर्ब करता है, तो परिणाम स्वरूप वो रेड, पर्पल, लाल, बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है ऑलमोस्ट, जिसको अपन कई बार बैंगनी रंग के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये पहला ऐसा रीजन है जिसमें हम रंगों की व्याख्या करते हैं। जो दूसरा रीजन है जिसको अपन कहते हैं CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप एक बार इसको चेक कीजिए, पढ़िए, और हो सकता है कि इसमें आपको कुछ ऐसे कुछ स्पेशल फैक्ट्स भी नजर आए जिनको हम आइडेंटिफाई करके रंगों की व्याख्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पॉइंट को। ओके, बाय।